कहानी की शुरुआत एक अजीबोगरीब वाक़ये से होती है, जहाँ शोको अपने ज़ख्मी बाप को गाड़ी में डालकर करीबी अस्पताल की तरफ भागता है। अपने बाप की ये हालत देखकर इसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ जाती है। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा अजीबोगरीब वाक़या नहीं देखा था। जब वो अस्पताल पहुँचता है तो इसके बाप की सांसें रुक चुकी होती हैं और डॉक्टर जब कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक करते हैं तो पता चलता है कि इसके दिमाग में एक सख्त सिक्का फंसा हुआ है, जो इनकी मौत की असल वजह बना था। डॉक्टरों का अंदाजा होता है कि शायद किसी ने हवाई जहाज में से ये सिक्का फेंका होगा, लेकिन शोको इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि वो खुद इस वक्त वहां मौजूद था और वो अच्छी तरह जानता था कि आसमान पर कोई जहाज नहीं था। सच्चाई का पता लगाने के लिए शोको इसी रात अपने घर के आसपास 10 से ज्यादा हाई डेफिनेशन कैमरे फिट कर देता है और इन सब का रुख आसमान की तरफ कर देता है। इसकी ये मेहनत रंग लाती है और इसी रात इसे आसमान पर उड़ती हुई एक अजीबोगरीब चीज नजर आती है, जो बिल्कुल किसी उड़न तश्तरी जैसी दिखाई देती थी और इसमें से रह रहकर कानों को फाड़ देने वाली चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। शोको तजस्सुस के मारे इसके और करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़न तश्तरी इतनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ जाती है कि अपने पीछे धुएं का एक बहुत बड़ा तूफान छोड़ जाती है, जिससे शोको की आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। वो फौरन अपने कमरे में भागता है ताकि कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर सके, लेकिन किस्मत की खराबी देखिए कि एक टिड्डा बिल्कुल कैमरे के लेंस के आगे आकर बैठ जाता है और पूरा व्यू ब्लॉक कर देता है, जिसे देखकर गुस्से के मारे शोको का ब्लड प्रेशर आसमान को छूने लगता है। वो सोचता है कि अगर वो इस उड़न तश्तरी की एक साफ तस्वीर लेने में कामयाब हो जाता तो न सिर्फ अपने बाप के कातिल का पता लगा सकता था, बल्कि इस तस्वीर को टीवी चैनल वालों को भी पूरे $1,00,000 में बेच भी सकता था। और अब इलाही मालूम कि ये मौका दोबारा कब मिलेगा। अभी शोको इसी परेशानी में बैठा था कि कैमरे इंस्टॉल करने वाला लड़का, जिसका नाम अभी था, अचानक इसके घर पहुंचता है और इसे बताता है कि इसने मॉनिटरिंग के दौरान एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज देखी है। वो जोश में आकर रिकॉर्डिंग की स्पीड बढ़ाकर शोको को दिखाता है कि शोको जब गौर से देखता है तो इसे भी दाल में कुछ काला नजर आना शुरू हो जाता है। आसमान पर एक बादल ऐसा था जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था, जिसका मतलब था कि वो खलाई मखलूक काफी वक्त से वहीं छुपी हुई थी। ये देखकर शोको की बहन खौफ के मारे कांप उठती है और वहां से घर शिफ्ट करने की बात करती है, क्योंकि अपने ही सर पर इतने बड़े खतरे को मंडलाता देखकर किसी की भी रूह कांप जाती है। शोको कोई जवाब नहीं देता और बस टिकटिकी बांधे इस बादल को देखता रहता है। इसे अंदर ही अंदर ये एहसास होने लगता है कि वो कोई उड़न तश्तरी नहीं, बल्कि उड़न तश्तरी की शक्ल का एक जीता जागता खौफनाक मॉन्स्टर है। इसी तरह देखते देखते रात हो जाती है और शोको अब भी पूरी तवज्जो से आसमान पर नजरें जमाए बैठा था। ठीक इसी लम्हे इसके पास खड़ा सफेद घोड़ा अचानक बिदक जाता है और इतनी तेज दौड़ लगाता है कि शोको संभल भी नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। साथ ही इसे अपने पीछे से किसी चीज के गरजने की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो वहां एक छोटा सा मिट्टी का तूफान उठ रहा था। शोको जब हवा के इस दबाव के साथ अपनी नजरें ऊपर उठाता है तो जो मंजर वो देखता है इससे इसके होश ही उड़ जाते हैं। वो कोई आम तूफान नहीं था, बल्कि वो मॉन्स्टर जमीन पर मौजूद जानदारों को अपनी तरफ खींच रहा था और इसकी तेज सेक्शन पावर की वजह से वो तूफान बन रहा था। शोको अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। इस जिंदगी और मौत की जंग में वो अपनी जहानत का इस्तेमाल करता है और इस मॉन्स्टर को कैमरे के करीब लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि इस मॉन्स्टर के पास एक खास किस्म की ताकत भी है। वो जिस जगह से भी गुजरता है वहां की बिजली मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है और तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात काम करना बंद कर देते हैं। मजबूरन शोको तस्वीर लेने का इरादा छोड़कर पास के एक कमरे में छुप जाता है। खुशकिस्मती से वो मॉन्स्टर शोको को कोई घास नहीं डालता और अपने रास्ते पर आगे निकल जाता है। इस दूसरी नाकामी के बाद भी शोको हार नहीं मानता और लगातार सोचता रहता है कि आखिर इस बला की तस्वीर कैसे ली जाए। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक एक्टर अभी इससे मिलने आता है और इसे थीम पार्क में एक शो देखने की दावत देता है, जिसका नाम था एलियंस का शिकार। शोको पहले तो जाने से इनकार कर देता है, लेकिन जैसे ही वो ये नाम सुनता है तो इसके कान खड़े हो जाते हैं। इसे लगता है कि शायद अभी भी इस मॉन्स्टर के बारे में जानता है या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। जो भी हो, शोको कोई भी मौका हाथ से नहीं गंवाना
चाहता था, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। शो वाले दिन शोखू वक्त भूल जाता है और टाइम पर नहीं पहुंच पाता। वहाँ शो अपने अरूज पर था और बच्चों का ग्रुप खलाई मखलूक का रूप धारे स्टेज पर आने ही वाला था कि अचानक तमाशाइयों में खलबली सी मच जाती है और सब लोग अभी के पीछे देख कर काना फूसी करने लगते हैं। अभी जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा बादल इनकी तरफ बढ़ रहा है और इसके किनारों से उड़न तश्तरी की साफ शक्ल नजर आ रही है। अभी समझता है कि ये शायद मौसम की कोई तब्दीली है या शो का ही कोई हिस्सा है, इसलिए वो माइक पर लोगों को पुरसुकून रहने का कहता है। लेकिन अगले ही पल वहाँ की सारी बिजली चली जाती है और हर तरफ धुआं मिट्टी उड़ने लगती है। असल में वो मोनेस्टर अपना मुंह खोले वहाँ अपने दोपहर के खाने का बंदोबस्त कर रहा था। जितने भी लोगों की नजरें इस मोनेस्टर से मिलती हैं, वो सब एक एक करके हवा में उड़ते हुए इसके मुंह में चले जाते हैं। पूरे आसमान पर मासूम लोगों की चीखें गूंजने लगती हैं, जिन्हें एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जाता है जहां हर तरफ एक अजीब और लेसदार मादा भरा हुआ था। जब शोकू वहां पहुंचता है तो पूरा पार्क सुनसान पड़ा था और हर तरफ मौत का सन्नाटा था। बस वहां का ऑटोमेटिक वेलकम साउंड बार बार गूंज रहा था और सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा था। शोकू जब स्टेज के पास जाता है तो इसे वहां सिर्फ एक काला घोड़ा मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो मोनेस्टर यहाँ तबाही मचा चुका है। शोकू दिल ही दिल में अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करता है कि वो लेट हो गया है, वरना अब तक वो भी ऊपर पहुंच चुका होता। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि वो मोनेस्टर पेट भरने के बाद भी आराम से नहीं बैठा था, बल्कि वो सीधा शोकू के घर की तरफ बढ़ रहा था। इधर घर पर शोकू की बहन आराम से टीवी देख रही होती है कि अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है और सारे आलात बंद हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, आसमान से किसी छोटे बच्चे के रोने जैसी आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं, जिसके साथ किसी चीज के चबाने की हड्डियां टूटने जैसी आवाजें भी आ रही होती हैं। देखते ही देखते मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। लड़की डर के मारे कमरे के एक कोने में दुबक जाती है। अचानक वो आवाजें बंद होती हैं। वो खिड़की की तरफ देखती है तो इसके खौफ की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि खिड़की के शीशों से खून के फव्वारे नीचे गिर रहे होते हैं। इसी वक्त शोकू गाड़ी लेकर घर पहुंचता है और बाहर का मंजर देखकर इसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। वो खौफनाक मोनेस्टर इसके घर के बिल्कुल ऊपर मंडला रहा था और इन लोगों को हजम कर रहा था जिन्हें इसने पार्क से उठाया था, और जो चीजें छत पर गिर रही थी वो इन जानदारों का सामान और खिलौने थे। शोकू बुरी तरह घबरा जाता है और इसे अपने बाप की मौत का वो दिन याद आता है। अब इसे पूरा यकीन हो चुका था कि इसके बाप का कातिल यही मोनेस्टर है। शोकू गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही आसमान पर इस बला का खुला हुआ मुंह देखता है और अपना इरादा बदल देता है और मोनेस्टर के जाने का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। शोकू गाड़ी को बिल्कुल घर के दरवाजे के पास ला कर देता है और इसकी बहन इशारा समझते ही दौड़ लगाकर गाड़ी में बैठ जाती है और वो दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अब सुकून से बैठकर शोकू इस मोनेस्टर की तमाम हरकतों पर गौर करता है और इसे याद आता है कि अगर कोई इस मोनेस्टर की तरफ बराह रास्त ना देखे तो ये मोनेस्टर इस पर हमला नहीं करता, बल्कि इसे काले घोड़े की तरह जो पार्क में अकेला बच गया था। ये पॉइंट मिलते ही शोकू के दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आता है, जिससे वो इस मोनेस्टर का काम तमाम भी कर सकता था और इसकी तस्वीर भी ले सकता था। सबसे पहले वो अपने फार्म हाउस पर हवा से हिलने वाले बहुत सारे नकली पुतले खड़े कर देता है, ताकि जैसे ही मोनेस्टर आए इन पुतलों के गिरने से इसकी लोकेशन का पता चल सके, क्योंकि बिजली वाले आलात काम नहीं कर सकते थे। इसलिए शोकू पास के एक पुराने संकी बूढ़े को ढूंढ लाता है, जिसके पास एक पुराना हाथ से चलने वाला कैमरा था, जिसे चलाने के लिए बिजली की नहीं बल्कि सिर्फ हाथ घुमाने की जरूरत होती थी, और बातचीत के लिए वो पुराने वायरलेस सिस्टम का इंतजाम करते हैं। अब इस प्लान के लिए एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो खुद को खतरे में डालकर मोनेस्टर के लिए चारा बन सके, और शोकू ये चैलेंज खुद कबूल करता है। प्लान के मुताबिक बहन एक बड़े स्पीकर पर जानवरों की तेज आवाजें चलाती है ताकि मोनेस्टर मतवज्जा हो, और वाकई कुछ ही देर में फार्म के एक कोने का पुतला गिर जाता है। शोकू घोड़े पर सवार होकर इस तरफ भागता है, लेकिन तभी एक रिपोर्टर अपनी गाड़ी लेकर वहां घुस आता है। बहन इसे रोकने की कोशिश करती है और झूठ बोलती है कि यहाँ शूटिंग चल रही है, लेकिन वो सर फिरा कहता है कि वो उड़न तश्तरी की तस्वीर लेने आया है और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर अंदर चला जाता है। ठीक इसी वक्त फार्म के सारे पुतले जमीन पर गिर जाते हैं, जिसका मतलब था कि मोनेस्टर बिल्कुल ऊपर आ चुका था, और रिपोर्टर जिसे ही इसके साये में पहुंचता है इसकी बाइक की बिजली चली जाती है और वो तेज रफ्तारी की वजह से 10 मीटर दूर जाकर गिरता है और इसकी हड्डियां पसलियां एक हो जाती हैं। शोकू इसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो रिपोर्टर को उठाने लगता है इसे रिपोर्टर के हेलमेट के शीशे से ऊपर से आते हुए मोनेस्टर का अक्स दिखाई देता है। शोकू फौरन इसे वहीं छोड़ता है और घोड़े पर बैठकर जान बचाकर भाग निकलता है। रिपोर्टर
और इसी वक्त हवा में उड़कर मॉन्स्टर का निवाला बन चुका होता है। मॉन्स्टर अब शोको के पीछे था और इस मॉन्स्टर के सामने शोको की रफ्तार एक चींटी जैसी थी, लेकिन शोको भागने की बजाय एक बहुत ही दलेराना कदम उठाता है। वो अपने सर पर एक ऐसा हुड पहन लेता है जिसके पीछे दो बड़ी बड़ी आंखें बनी होती हैं। ये इसके प्लान का सबसे अहम हिस्सा था। मॉन्स्टर को लगता है कि शोको इसकी तरफ देख रहा है और वो इसी चक्कर में शोको का पीछा करता रहता है, जबकि दूसरी तरफ वो बुढ़ा अपने हाथ वाले कैमरे से मॉन्स्टर की बिल्कुल साफ और तारीखी तस्वीरें खींच लेता है। प्लान कामयाब होते ही शोको घोड़े से उतरकर पहले से तैयार करदा एक पक्के मकान में छुप जाता है और वो मॉन्स्टर इन इंसानों के हाथों पागल बन जाता है। सब लोग इस कामयाबी पर खुशियां मना रहे होते हैं कि अचानक वो बुढ़ा फोटोग्राफर लालच में आ जाता है और कहता है कि वो इससे भी ज्यादा खौफनाक और क्लोज शॉट लेना चाहता है। वो किसी की बात नहीं सुनता और कैमरा उठाकर पहाड़ी की चोटी पर चला जाता है। मॉन्स्टर भी इसे मायूस नहीं करता और फौरन इसके सामने आ जाता है। बुढ़ा वहां हजम को तस्वीर लेने की कोशिश करता है। इस बुढ़े को निगलने के बाद मॉन्स्टर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी असली और सबसे खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो एक बहुत बड़े कपड़े के महल जैसी लग रही थी, जिसके सामने इंसान की हैसियत एक जर्रे बराबर भी नहीं थी। शोको ये देखकर दंग रह जाता है और अपने घोड़े को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा खौफ के मारे जम चुका होता है। अपने भाई को मौत के मुंह में देखकर फौरन बाइक स्टार्ट करती है और चीखें मारकर मॉन्स्टर की तवज्जो अपनी तरफ कर लेती है। वो इसे भगाती हुई सीधी थीम पार्क ले जाती है, जहां वो एक बहुत बड़े गैस से भरे हुए हवाबाज गुड़िया की रस्सी काट देती है। वो गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ जाती है और मॉन्स्टर के सामने ऐसे लहराती है जैसे इसे चैलेंज कर रही हो। मॉन्स्टर, जिसका दिमाग बिल्कुल खाली था, इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में आकर एक ही झटके में इस बड़ी सी गुड़िया को निगल लेता है। ठीक इसी सेकंड में बहन पार्क के पुराने हेड कैमरे का बटन दबा देती है और वो तारीखी शॉट मिल जाता है। मॉन्स्टर जैसे ही इसे निगलता है तो गुड़िया के अंदर की गैस और शदीद दबाव की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो एक फटे हुए कागज की तरह आसमान में लहराता हुआ गायब हो जाता है। शायद हमेशा हमेशा के लिए। धमाके का धुआं जैसे ही गुम होता है, शोको अपने घोड़े पर सवार धुंध से बाहर निकलता है। अपने भाई को जिंदा सलामत देखकर बहन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। इन दोनों ने अपनी हिम्मत और अकल के बलबूते पर न सिर्फ अपने बाप का बदला ले लिया था, बल्कि एक ऐसी तस्वीर भी हासिल कर ली थी जो पूरी दुनिया को दहला कर रख देने वाली। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।